So this is chapter first of class 10, that is real numbers. In class 9 we have studied real numbers. तो real numbers क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये रिवाइज करते हैं कि real numbers होते क्या. तो real numbers are collection of rational numbers plus irrational numbers. ठीक है, तो क्या हो गया रियल नंबर. रियल नंबर हो गया कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, हर वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो गया हमारा रैशनल नंबर. ठीक, और हर वो नंबर जो इस फॉर्म में ना लिखा जा सके वो हो गया हमारा इररेशनल नंबर. ठीक है, और फर्दर इसकी जानकारी जानने के लिए आपको रियल नंबर्स की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9 के उस चैप्टर का वीडियो लिंक शेयर कर दिया है. प्लीज एक बार उसको आप जरूर देखें, जिससे आपको रियल नंबर्स के बारे में और भी जानकारी मिल सके. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस देखेंगे, जिसमें कि पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, पहला क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. ठीक है, तो इन दो मेन टॉपिक पे हम डील करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, और इनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस देखेंगे कि किस यूज में आते हैं और इनका क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. और इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. पहले पार्ट में मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताऊंगा, फिर उससे जुड़ा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताऊंगा. उस एल्गोरिथम के यूज से हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं वो बताऊंगा. ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. ठीक, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इतनी चीज बताऊंगा और सेकंड पार्ट में बाकी बचा हुआ हिस्सा यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, तो अब ये लेमा क्या होता है. लेमा इज एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है. ठीक है, लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम एक नया स्टेटमेंट प्रूव करते हैं. क्या करते हैं, लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है और ये किस काम आता है, ये हमें हेल्प करता है किसी एक नए स्टेटमेंट को प्रूव करने में इसको यूज करते हुए. ठीक है, तो दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. लेमा को हम थ्योरम भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, लेमा को हम थ्योरम भी कह सकते हैं. तो लेमा बेसिकली क्या हुआ, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से, जिसको यूज करके हम एक नए स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. ठीक है, तो अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है. ठीक, तो ये थ्योरम है, ये कहती है कि अगर गिवन है हमारे पास दो इंटीजर, गिवन है दो इंटीजर a एंड b. ठीक है, हमारे पास दो इंटीजर a एंड b. ठीक, सच दैट a इज ग्रेटर देन b, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर. देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर. यूनिक इंटीजर होगा क्या क्या, q एंड r. ठीक है, जो कि आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, जहां पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, जहां आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी और लेस देन बी होगी. ठीक, तो ये थ्योरम क्या कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए बी, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं. ठीक है, अगर ये हैं तो एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज क्यू एंड आर, जो आपस में रिलेटेड होते हैं ऐसे. कैसे, a इक्वल्स टू
बी क्यू प्लस आर, जहां आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन बी होगी। ठीक है, तो अब यहां पे मैंने आपको लेमा की डेफिनेशन बताई थी। तो लेमा क्या होता है? प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिससे हम एक स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। तो यहां पे हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको प्रूव कर रहे हैं तो इसको प्रूव करने के लिए हमको पहले ये भी देखना होगा कि हम किस प्रूव्ड स्टेटमेंट से यहां पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम किस प्रूव्ड स्टेटमेंट से यहां पे आ रहे हैं हमको ये देखना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन कहता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। ठीक है, और अब देखते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है दैट इज 38। ठीक, अब आपने एक चीज सुनी होगी लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसको आपने अब तक बहुत बार यूज भी किया होगा। ठीक है, तो वो हमारा प्रूव्ड है। ठीक, तो अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 7 5 35। ठीक, हमारे पास क्या बचा? 3। अंत में लास्ट में हमारे पास क्या बचा? 3 एज अ रिमाइंडर बचा। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं 38 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 3। यही तो है इसका मतलब। इसका मतलब अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सही है कि नहीं है? ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ऐसा हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड में प्रूव हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हम इसको बहुत सालों से यूज करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है और इससे हमने इसको प्रूव किया। ठीक है, दैट इज वाई यहां पे लेमा लिखा हुआ है। लेमा क्यों लिखा है? लेमा इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट लेमा मीन्स। ठीक, तो अब इसको हम यहां लिखते हैं और इसे कंपेयर करते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिविडेंड को। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवीजर को। क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोशेंट को। एंड आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर को। हेंस लेमा का मतलब अब आपको इस थ्योरम के साथ क्लियर हो गया होगा। अब जब आपको ये थ्योरम पता चल गई है, ठीक है, तो एक नेक्स्ट इसमें ही रिलेटेड टॉपिक है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स। सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, कैसे सीरीज ऑफ स्टेप्स? जो हमें फॉलो करनी होती है किसी चीज को प्रॉपरली, एक प्रोसीजर को प्रॉपरली डिनोट करने में। क्या करते हैं हम? जिसको हम फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? किसी एक प्रोसीजर को प्रॉपरली डिनोट करने में। ठीक है, उसको प्रॉपरली बताने में, किसी एक सीरीज को उसका आंसर निकालने में, टॉप से लेके बॉटम तक स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे, इसको जो होता है, जो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब इस यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या लेमा से हम देखेंगे कैसे हम किन्हीं दो नंबर के बीच का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है हमको? हमको इसको यूज करते हुए देखना है कि कैसे हम किन्हीं दो नंबर के बीच का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे पास, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं
तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हमको देखना है कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए और बी क्या होता है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए और बी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इन दोनों नंबर के बीच जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो अभी हम पहले अपने पुराने तरीके से देखते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालते थे। तो 445, ठीक है, दिस इज 445। तो पहले हमने 5 से डिवाइड किया, ये आएगा 91, फिर हमने 7 से डिवाइड किया, ये आएगा 13 एंड देन एंड में 31। और अब देखते हैं 42 का। तो दिस इज 2, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 1, नाउ दिस इज 3 7 जा एंड दिस इज 1। तो 7 7 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 7 7 दोनों में कॉमन है, दैट मींस इसका एचसीएफ होगा 7, ठीक है। हमने पता लगा लिया कि इसका एचसीएफ क्या होगा 7। इसको हम साइड में ऊपर यहां लिख लेते हैं, ठीक है, हमने इसको यहां ऊपर लिख लिया, ठीक। अब हम इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ फाइंड करेंगे इन दोनों नंबर का। तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या कहता है? A इक्वल्स टू बी प्लस क्यू प्लस आर वेयर आर इज, ठीक, ये कहता है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन बी होगा, ठीक। तो अब सबसे पहला स्टेप जो एल्गोरिथम में होता है वो हम देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो दिस इज 445 इज ग्रेटर देन 4, दिस इज 42, ठीक। तो यहां पे हम 445 को a मान लेंगे, ठीक है, 42 को हम b मान लेंगे, ठीक है। अब इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हुए पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहां पे आ जाएगा 10, ठीक, ये आ जाएगा 10, दिस इज 42, तो 3 3 5, तो और r की जगह पे 35, दैट इज रिमाइंडर यहां आ जाएगा 35। अब हम जब ये स्टेप करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि क्या r 0 है या r 0 नहीं है, ठीक है। हमें दो चीज देखनी है। पहली चीज तो ये कि r 0 है या r 0 नहीं है। जब r 0 नहीं है, ठीक है, यहां पे r 0 नहीं है, तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारे क्या होगा? सेकंड स्टेप में हमारे 42 जो है वो हमारी a की जगह पे आ जाएगा, ठीक, यानी वो कहां आ जाएगा? वो डिविडेंड की जगह पे आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि a इज इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। और ये जो हमारा 35 है, यानी जो अभी यहां r की जगह पे है, वो हमारा हो जाएगा डिवीजन, ठीक। तो क्वोशिएंट हमारा आएगा 1 और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 7, क्या बचेगा? 7। अब हम यहां फिर दो पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या r इक्वल टू 0 है या r नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां पे r नॉट इक्वल टू 0 है, r नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम अपने थर्ड स्टेप पे मूव ऑन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम, ठीक। और जब तक r इक्वल टू 0 नहीं होगा हमें ये स्टेप्स रिपीट करते रहने हैं। बस हर स्टेप में हमें क्या ध्यान देना है कि हर अपकमिंग स्टेप पे हमारा a ये हो जाएगा और हमारा b ये हो जाएगा, ठीक है। a हो गया हमारा यहाँ पे 35, b हो गया हमारा 7 एंड नाउ 7 5 35 प्लस 0, यानी रिमाइंडर वाली जगह पे क्या आ गया? 0, दैट इज r इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक। अब जब r इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, तो जो हमारी b वाली पोजीशन पे नंबर लिखा है, यहां b पे क्या लिखा है? 7, क्या लिखा है? b पे क्या लिखा है? 7। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा HCF हो जाएगा 445, 42 का HCF क्या हो गया? 7, ठीक है। किसके थ्रू? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमने क्या पता लगाया कि इसका 445, 42 का एलसीएम क्या हुआ? HCF क्या हुआ? 7। और अपने पुराने तरीके से हमने क्या पता लगाया था कि इन दो नंबर का HCF क्या है? 7, ठीक है। तो इस तरह से इस एल्गोरिथम को हम करते हैं, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको और जल्दी से बता देता हूं ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो इसमें तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि आपको दो नंबर दिया है, दैट इज 420, ठीक,
और 272, ये दो नंबर आपको पेपर में दिए हुए हैं और आपको कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हुए आप इसका एचसीएफ पता लगाइए। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा उसको तो पहले हम उस थ्योरम को लिख लेते हैं, दैट इज ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर की वैल्यू, ठीक है, ये हमने थ्योरम लिख दिया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हम ए किसे मानेंगे, तो जो दोनों में बड़ा नंबर होगा उसको हम ए मानेंगे, तो 420 इज इक्वल टू, और छोटे नंबर को हम बी मानेंगे, दैट इज 272। ठीक, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हुए आप इसको निकाल लीजिए, दैट इज 420 1 टाइम्स 272, ठीक है, ये 10 में से जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, और दिस इज 3 माइनस 148। ठीक है, तो आपकी रिमाइंडर वाली जगह पे 148 आ गया। अब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था जब हम उसको सॉल्व कर रहे थे, कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो यहां रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। कहा मूव ऑन करेंगे? हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा ए क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा जो इससे पहले वाले स्टेप में बी था। ठीक है, यानी जो डिवीजर था वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक, हमारा बी क्या हो जाएगा, यानी यहां पे हमारा डिवीजर क्या हो जाएगा, वो जो इससे पहले वाले स्टेप में आर था यानी रिमाइंडर था, दिस इज 148। ठीक, ये 1 टाइम्स जाएगा। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देख लेते हैं, उससे क्या आता है इसका, दिस इज 4 2 ठीक है, एंड 1, तो ये क्या आ गया 124। ठीक, अब यहां पे भी हमने क्या देखा, यहां पे भी हमने ये देखा कि आर, यानी जो आर वाली जगह पे जो नंबर लिखा है दैट इज 124, ये 0 नहीं है, दैट मीन्स आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब आर 0 अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा ए हो जाएगा जो इस स्टेप में डिवीजर था या बी था, तो दैट इज 148 इज इक्वल टू बी हमारा क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब आगे इसको फिर हम देख लेते हैं, तो 148 में से 124 माइनस होगा, आंसर विल बी 24। यहां भी हमने क्या देखा कि आर नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है, इस स्टेप में भी आर 0 नहीं हुआ। आर 0 नहीं हुआ तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम ए मान लेंगे, दिस इज 124, इसको हम बी मान लेंगे। ठीक, फिर से हमारा आर क्या है 0 नहीं है, हम फिर से नेक्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज 5वें स्टेप पे आएंगे। फिफ्थ स्टेप हमारे इस एल्गोरिथम का वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, एंड 4 6 24 प्लस 0 0, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो ये स्टेप यहीं खत्म हो जाएगा। अब ये स्टेप यहीं खत्म हो गया, तो जो हमारा बी वाली जगह पे नंबर लिखा था दैट विल बी एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू 4, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एचसीएफ ऑफ 420 और 272 का इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, अब मुझे लगता है कि आपको ये एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कैसे इससे हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने से आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए, अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका एक वीडियो बना के आपको उसमें छोटा सा शॉर्ट वीडियो 5 से 10 मिनट का बना के वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसमें फिर से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी ही बुक का जो है वो देखते हैं, और उसमें ये लिखा है कि प्रूव करिए कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर वो ऑफ द फॉर्म होते हैं 2q। ठीक है, और जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, ठीक है, वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमें प्रूव करना है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक
इंटीजर है a, ठीक है, जो कि बी क्यू प्लस आर को फॉलो करता है, ठीक। और यहां पे हमारा b क्या है, यहां पे हमारा b 2 है, ठीक है। b जब हमारा 2 होगा, ठीक, तो r हमारा क्या होता था, ये हमारा r होता था, r हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होता था, और b से अरे सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था एंड लेस देन b होता था। तो इस अब यहां पे b क्या है, 2 है, ठीक। तो r की कौन सी दो वैल्यू होगी, 0 और 1, ठीक। तो अब ये a वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 2q प्लस 0 दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2q, ठीक। और a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, हमारी ये दो इक्वेशन बनेगी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दो इक्वेशन बनी। अब हम क्या करते हैं, हम q पे, ठीक है, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो अब सपोज करिए कि जब इक्वेशन 1 में हम q की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 2, और जब इक्वेशन 2 में हम q की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 3, ठीक। ऐसे अगर q पे हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां से a इक्वल्स टू 4, और यहां से क्या मिल जाएगी, a इक्वल्स टू 5। हेंस it is proved that all the positive integers are of the form 2q and all the positive odd integers are of the form 2q plus 1, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन आपको एग्जांपल इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा टिपिकल है और आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं वो खुद से आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो फिर से बनाऊंगा जरूर से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं अपना, नेक्स्ट हमारा क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या कहती है, ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, ठीक है। हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ठीक, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक, एंड दिस इज यूनिक, ठीक। तो अब पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, ठीक है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या 1 होता है, ठीक। तो अब आप यहां समझ गए कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक। तो ये थ्योरम कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बस एक्सेप्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ फैक्टर, जो उनके प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर होगा वो इधर उधर हो सकता है, एंड दिस इज यूनिक, ठीक है। तो दिस इज यूनिक का मतलब क्या है और इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 32760, ठीक है। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 6 3 8 0, ठीक है। फिर 2 से किया, 2 8 16 1
2 9 18 0, ठीक। फिर 2 से किया, 2 4 2 9 18 इन 2 5 अब हम इसको 3 से करते हैं। दिस इज 3 1 3 3 9 3 6 18 3 5 15। फिर 3 से किया तो दिस इज 3 4 12 3 5 15 and 3 5 15। Now 5 से it will give us 91। Now I will do it with 7, this is give us 13 and this। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13। तो पहली लाइन इस थ्योरम की क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर, ये क्या है 32760 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमें क्या मिला, एक नंबर्स मिले, इनका प्रोडक्ट, ये प्राइम नंबर्स है, इनके प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, उसकी पहली लाइन यहां फुलफिल होती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स, पहली लाइन इसकी कंप्लीट होती है। अब ये जो प्राइम नंबर्स हैं, इनको अगर हम ऐसे की जगह ऐसे भी लिख दें, ठीक, या इसको हम ऐसे लिख दें, या ऐसे लिख दें, तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, आंसर विल ऑलवेज बी 32760, ठीक है, 32760, आंसर हमेशा 32760 ही रहेगा, ठीक। तो अब उस यूनिक वर्ड का जो मतलब था, उसका यूनिक वर्ड का जो मतलब था वो क्या था, ठीक है। तो दैट इज, ये यूनिक कब होता है, ये यूनिक तब होता है जब हम किसी नंबर का जब फैक्टराइजेशन स्टार्ट करना शुरू करें तो हम छोटे नंबर यानी पहले 2 से करें, अगर वो 2 से होता है तो फिर उसको कैरी ऑन करते जाएं, जब वो 2 से नहीं हो रहा है तो फिर 3 से करें, ठीक है, डायरेक्टली 5 से ना करें, 3 से करें, फिर 3 से करें, जब उसके बाद नहीं हो रहा तो फिर 5 से करें, 7 से ना करें, दैट इज कि असेंडिंग ऑर्डर में करें, क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो जो प्राइम फैक्टर्स है वो छोटे से बड़े में जाए, ठीक है। पहले हमने 2 से किया, जब 2 से होना खत्म हो गया तो हमने उसको सीधे 13 से नहीं किया, हमने 3 ट्राई किया, वो 3 से हो रहा था इसीलिए हमने उसको 3 से किया, अगर वो 3 से ना होता तो हम 5 से करते, लेकिन 3 से हो रहा था तो हमने 3 से किया, फिर वो 2 बार 3 से हुआ, फिर उसके बाद हमने 5 ट्राई किया, डायरेक्ट 7 या 13 ट्राई नहीं किया, तो वो 5 से हुआ, फिर इसी तरह वो 7 से हुआ, 13 से हुआ, मतलब हम एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, छोटे से बड़े में चल रहे हैं। और जब भी किसी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन उसका करते हैं, ठीक है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, दैट इज यूनिक, ठीक। और यही यूनिक का मतलब है उस थ्योरम में, ठीक है, उस थ्योरम में यूनिक का यही मतलब है। किस थ्योरम में, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में यूनिक का मतलब यही है कि जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, दैट ओनली मीन्स यूनिक, ठीक है, उसी का मतलब होता है यूनिक, ठीक। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका हम यूज कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देख रखा है कि किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, हमें ये पता है। अभी मैंने आपको बताया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, और वैसे ही मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। सपोज करिए हमारे पास 2 नंबर है 6 and 20, ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है हमको, तो दिस इज, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक, ठीक है, इसमें ये और ये कॉमन है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 2,
ठीक है, और अब इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 3 फिर 10 फिर इसका 2 से and 5 1 1, this is 5 3 15, 15 to the 30 and 30 to the 60, that is एलसीएम हो गया इसका 60। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 60। तो दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर is what basically is the fundamental theorem of arithmetic is। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है? वो यही बताता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर जो होता है वही एक्चुअल में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है। द ओनली डिफरेंस इज कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले में देखना है वो 2 से हो रहा है कि नहीं। अगर 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे, नहीं हो रहा है तो 3 से करेंगे, सीधे 5 या 7 या 13 पे नहीं चले जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो अब हमने ये देखा कि HCF का हो गया 2। ठीक है, तो HCF को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ठीक है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर, ईच कॉमन फैक्टर एंड देन दैट फैक्टर इज प्राइम फैक्टर। ठीक है, ऑफ द नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्मॉलेस्ट पावर। देखिए इसको हमने क्या किया था, 2 into 3 किया था, और ये क्या था 2 into 2 into 5। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है 2, तो स्मॉलेस्ट कॉमन पावर दैट इज ये। ठीक है, तो इसकी पावर क्या है 2:1, 2 की पावर 1। तो यहां पे क्या हुआ कि प्रोडक्ट HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर। मतलब ये दो कॉमन नंबर है, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट क्या है? उसकी छोटी पावर का 1। ठीक है ना, तो इसका हो गया 2:1। ऐसे ही एलसीएम ऑफ 6 and 20 क्या है? एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ greatest power of each number involved in it। ठीक है, तो मतलब जिसके प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट? हर नंबर जो है, ठीक है, हर नंबर जो फैक्टराइजेशन में है उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है, मतलब अगर 2 अगर 3 टाइम्स है, ठीक है, तो 2 की पावर 3, ठीक, इंटू 3 है, तो इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पावर जो है ना उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम ऑफ अ नंबर हुआ। ठीक, अब इसमें छोटी चीज ये है, अगर आप नोटिस करें तो वो क्या है कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर थे 6 and 20। क्या था? दो पॉजिटिव इंटीजर था 6 and 20। अब 6 into 20 कीजिए, हमें क्या मिलेगा? 120। ठीक है, हमारे पास HCF था क्या? 2, और इसका एलसीएम हमारे पास क्या था? दिस इज 60। ठीक है, अब HCF ऑफ दिस नंबर into LCM of this number क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 120। तो ये हमारा 120, ये हमारा 120। इससे हम क्या इंफरेंस निकाल सकते हैं? इससे जो हम इंफरेंस निकाल रहे हैं वो ये है कि HCF ऑफ नंबर A, B इंटू LCM of two positive integers A, B is equal to
ए इंटू बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ठीक है, तो उसका एलसीएम और उसके एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है ना। तो अब अगर हमको ये दो नंबर पता है और एचसीएफ पता है, ठीक, तो इससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एलसीएम पता है और ये दो नंबर पता है, ठीक है भाई, ये दो नंबर पता है तभी तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, जब हमने एलसीएम निकाल लिया, हमें एलसीएम पता और ये दो नंबर पता है, तो इससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। या फिर हमको एचसीएफ पता है किसी एक पर्टिकुलर दो नंबर का और एलसीएम पता है किसी दो पर्टिकुलर नंबर का, ठीक, तो उनका प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम तीन चीज निकाल सकते हैं। तो विद दिस मेरी आज ये पार्ट 1 इस क्लास का खत्म होता है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसमें सिखाई गई चीजों को समझ के और एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन एनी केस फिर से मैं वही रिपीट करता हूं कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको सॉल्व करके एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो था उसका कॉन्सेप्ट और ऑल ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।